बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपने देखा है कि हमारे लॉ में कैफ 3 में कुछ लीगल टर्म्स इस्तेमाल हो रही होती हैं। बुक्स के अंदर भी आपको नज़र आएगी, टीचर्स के नोट्स में भी नज़र आएगी, और पिछली कुछ अटैम्प्ट से अब रिवाज ये चला है कि एग्जामिनर इन टर्म्स को बाकायदा पूछने भी लग गया। तो फिर मुझे ख्याल हुआ कि वाई नॉट इन टर्म्स के ऊपर एक छोटा सा आपके साथ एक क्लिप रिकॉर्ड करके शेयर कर लिया जाए। इसे हम लीगल मैक्सियम बोलते हैं। हाँ, लीगल मैक्सियम्स क्या होते हैं, और अगर हम इसको लेकर चलें तो हमें समझ आएगा कि जनाब लीगल मैक्सियम क्या है जी। लीगल मैक्सियम इज एन इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल और प्रपोजिशंस ऑफ लॉ, यानी ये लॉ के वो इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल हैं जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं, और ये यूजुअली लैटिन लैंग्वेज के अल्फाज हैं। ठीक है ना, यूजुअली ये लैटिन लैंग्वेज के अल्फाज हैं। और ये वो जो हम जिसे कहते हैं फॉल ऑफ रोम, यानी 5वीं सेंचुरी से लेकर और 15th सेंचुरी के दरमियान की ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। कुछ लीगल टर्म्स हैं जो उस दौर में इस्तेमाल हो रही थी और वो फिर लॉ में एज अ वर्ड यूज़ होना शुरू हो गया। ठीक है, अब हमारे लॉ में कहाँ ये इस्तेमाल हो रही हैं और इनके क्या मीनिंग है, हमारी बुक में कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, इसके ऊपर हम छोटी सी बात करना चाह रहे हैं। तो पहली टर्म जो आपको नज़र आएगी मेरे इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई, प्राइमा फेसाई क्या है? बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, एक्सेप्टेड एज करेक्ट अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। यानी जब हम प्राइमा फेसाई किसी एविडेंस को कहते हैं ना कि ये प्राइमा फेसाई एविडेंस है, इसका मतलब होता है कि ये एविडेंस इटसेल्फ हम इसे ठीक मान रहे हैं। अगर इसे गलत कहना है तो फिर हमें गलत प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बादिउन नज़र में। ठीक है ना, उर्दू में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? बादिउन नज़र में, प्राइमा फेसाई। अच्छा, आपकी किताब ने, आई कैप के टेक्स्ट ने इसको कहाँ यूज़ किया है? हमें चैप्टर नंबर 9 में ये वर्ड नज़र आएगा जनाब। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर हमने कहा था जी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसाई एविडेंस, यानी अपेरेंटली फर्स्ट इंप्रेशन। अगर कोई शख्स प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या है कि ये पार्टनर है। ठीक है ना, लेकिन आई कैप ने ये वर्ड कैसे यूज़ किया है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसाई एविडेंस एंड नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव का तो मतलब होता है डिसाइड हो गया ना, नहीं डिसाइड नहीं हुआ। प्राइमा फेसाई ये है, हाँ जब इसको एडजुडिकेट करेंगे, अपेरेंटली ऐसे नजर आता है कि शख्स पार्टनर है, लेकिन जब इसको एडजुडिकेट देखेंगे, बाकी टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप लगाएंगे तो फिर पता चलेगा। तो जनाब पहली टर्म आपके पास आ गई प्राइमा फेसाई। इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो क्या मतलब है? बाय दिस फैक्ट ओनली, यानी एक किसी एक बात के ऊपर हम कह रहे हैं बाय दिस फैक्ट ओनली, यानी ये इतना बड़ा एविडेंस है, ये इतना बड़ा फैक्ट है कि बस इसी फैक्ट पर मैंने डिसीजन दे दिया। ठीक है, इसको हम उर्दू में कहते हैं नतीजा लाजमी। अच्छा जी, चैप्टर 13 में ये वर्ड यूज हुआ है, द डायरेक्टर, इफ अ डायरेक्टर वॉज एब्सेंट फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग ही शैल इप्सो फैक्टो, यानी इसी फैक्ट पर सीजेस टू होल्ड ऑफिस। अब कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, इस एक फैक्ट पर वो डायरेक्टरशिप से फारिग हो जाएगा। इप्सो फैक्टो का ये मतलब है बाय दिस फैक्ट ओनली, यानी किसी एक इवेंट, किसी एक फैक्ट के ऊपर हम जो डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए हम कहते हैं इप्सो फैक्टो। ठीक है, ओके। तो ये वर्ड हमारा कहाँ यूज हो रहा है? चैप्टर 13 के अंदर हमें नजर आ रहा है। कंसेंसस एड एडम, इसका क्या मतलब है? एग्रीमेंट एज टू सेम थिंग, यानी जो मैं कह रहा हूं वही आप समझ रहे हैं। कंसेंसस ऑफ माइंड की बात हो रही है, ब्रेन की बात हो रही है। और ये आपको पता है चैप्टर 4 के अंदर हमने कहा था बोथ द पार्टीज मस्ट बी एट सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो मैं कह रहा हूं वही आप समझ रहे हो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे जहन में कोई बात है और आपके जहन में कोई बात है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हम सेम उस पे पेज पर नहीं है। तो इसके लिए लैटिन टर्म क्या यूज हो रहा है? कंसेंसस एड एडम। अच्छा जी, स्टोपल, प्रिवेंटिंग फ्रॉम डिनाइंग, यानी अगर कोई एक इस्टेब्लिश फैक्ट है या आपने किसी हेयरिंग के दरमियान में
या किसी कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान में कोई आपने एक स्टेटमेंट दी है, एक फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया। स्टॉपल का प्रिंसिपल ये कहता है अब आप अपने इस फैक्ट को डिनाई करके कोई और पोजीशन नहीं ले सकते, ठीक है ना, प्रिवेंटिंग फ्रॉम डिनाइंग। ये वर्ड हमारे आई कैप में कई जगह पर इस्तेमाल हुआ। मसलन सेक्शन 237 में जब एजेंसी बाय स्टॉपल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, वहाँ ये इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब है ये एक इंपॉर्टेंट टर्म थी आपकी। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी में, अपेरेंट अथॉरिटी में सेक्शन 188 के अंदर आपने इस टर्म को पढ़ा है आई कैप के स्टडी टेक्स्ट से अगर आप देखें। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी आल्सो कॉल्ड अपेरेंट अथॉरिटी इज एन एस्पेक्ट ऑफ एजेंसी बाय स्टॉपल। फिर पार्टनर बाय स्टॉपल, होल्डिंग आउट, वहाँ सेक्शन 28 में आपने टर्म पढ़ी। माइनर के केस में हमने कहा कि अगर माइनर खुद को मेजर रिप्रेजेंट कर दे तो हमने कहा कि नहीं, रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ही विल बी लाइबल, ठीक है ना। ये बात भी हमने पढ़ी थी कि अगर आपने पढ़ा था ना कि अगर एक माइनर ने खुद को मेजर रिप्रेजेंट करके कोई काम कर दिया तो अब हम ये नहीं कह सकते कि रूल ऑफ एस्टॉपल लगाएं इसके ऊपर, अब तो इसने खुद को मेजर कहा था तो अब ये मेजर ही है। नहीं नहीं, ये हमने एक्सेप्शन में भी ये बात पढ़ी थी। यानी ये जो एस्टॉपल का प्रिंसिपल है ये डिफरेंट जगहों पर आपने अप्लाई किया हुआ है, आपने यूज़ किया हुआ है। तो इसका मतलब है ये टर्म तो आपको बड़े अच्छे से आनी ही चाहिए। एस्टॉपल का क्या मतलब हो गया? प्रिवेंटिंग फ्रॉम डिनाइंग, ठीक हो गई बात जी। देन एक टर्म यूज हो रही है अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब है? एक्सीडिंग द अथॉरिटी, यानी कोई शख्स अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करके अगर कोई बात कर रहा है तो हम कहते हैं ये अल्ट्रा वायर्स है। ये टर्म यूज हुई है आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वहाँ ये टर्म यूज हुई है। रूल्स मेड अंडर डेलीगेटेड पावर का जहाँ जिक्र हो रहा था, टू मूव लेजिस्लेशन में बी चैलेंज इन कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अल्ट्रा वायर्स। यहाँ ये टर्म यूज हुई आपके आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में कि भाई इसने तो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है। अच्छा, हमारे आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में ये टर्म यहाँ यूज हुई है, लेकिन इसी के साथ एक दूसरी टर्म है, मैंने कहा आपको साथ वो भी एक्सप्लेन कर दें, दैट इज इंट्रावायर्स। अल्ट्रा वायर्स, इंट्रावायर्स। इंट्रावायर्स का क्या मतलब है? विद इन दी पावर, यानी जब मेरे पास जो पावर्स है, जो अथॉरिटी है, जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है या कोई लीगल अथॉरिटी है, किसी लॉ ने मुझे पावर्स दिए, अगर मैं विद इन पावर्स इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब है मैं अपनी पावर्स को अल्ट्रा वायर्स यूज कर रहा हूं, अगर एक्सीड कर रहा हूं तो। और अगर विद इन पावर जिसका मुझे इख्तियार था मैं वही काम कर रहा हूं तो फिर इंट्रा वायर्स है, मेरा एक्ट इंट्रा वायर्स है, विद इन माई पावर्स है। बात समझ आ रही है? ओके, तो अल्ट्रा वायर्स वर्सेस इंट्रा वायर्स। ओके, वॉइड एक टर्म यूज हो रही है, वॉइड। वॉइड का क्या मतलब है? हैविंग नो लीगल इफेक्ट, नो लीगल इफेक्ट, यानी इसकी लीगल इफेक्ट कोई नहीं है, ये वॉइड है जी। फिर इसके साथ अलाइड टर्म यूज हो रही थी एबिनिशो। एबिनिशो का क्या मतलब होता है? फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग यानी स्टार्ट से। और इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके भी हम यूज करते हैं, आपके इस लॉ में इस्तेमाल भी है, वॉइड एबिनिशो, यानी कोई चीज नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम दी बिगनिंग, यानी शुरू से इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ये बात आपने इतनी कानून के खिलाफ की हुई है कि लॉ में इसकी कोई अहमियत नहीं है। जब आप ये बात कर रहे थे उस वक्त भी कोई अहमियत नहीं थी। आपने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट को देखा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है बाय एबिनिशो, यानी शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है ना। ये टर्म आपके पास आ रही थी, वॉइड एबिनिशो, वॉइड एबिनिशो, तीनों को हमने मिक्स भी कर दिया। क्वांटम मैर्यूट एक अहम प्रिंसिपल आपने पढ़ा, क्वांटम मैर्यूट। ये क्या था जी? एज मच एज डिजर्व, एज मच एज शी और ही हैज अर्न, यानी किसी शख्स को उतने पैसे दे दें जितने उसने डिजर्व किए हैं, या जितना उसने काम कर लिया है कम से कम ये पैसे तो उसको दे देना, ये तो वो डिजर्व करता है। इसको हम कहते हैं क्वांटम मैर्यूट। और ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने पढ़ा था जाकर, फिर आपने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि जी डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट हैं तो क्या होगा, नॉन डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। वहाँ ये बातें हो रही थी क्वांटम मैर्यूट की, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ये बात आ रही थी आपके पास, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये टर्म्स आपने क्वांटम मैर्यूट वाली इस्तेमाल की थी, जिसका मकसद ये था कि अगर डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है
तो अगर वहां आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं, तो क्या करें, जितना काम उस पार्टी ने कर लिया भाई उतने पैसे तो उसका हक बनता है ना, जितना उसने डिलीवर कर दिया है उतने पैसे तो उसको दे देना। हाँ, एक्सेप्शन थी कि अगर नॉन डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर हम क्वांटम मेरिट अप्लाई नहीं करते, डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। अच्छा जनाब, बोनाफाइड, बड़ी जगह ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है आपके लॉ में। बोनाफाइड का क्या मतलब है? रियल और डन ऑनेस्टली या इन गुड फेथ या विदाउट डिसेप्शन यानी डिसऑनेस्टी के बगैर, फ्रॉड के बगैर, यानी जेन्युइन, धोखे के बगैर, इन गुड फेथ जो काम किए जाते हैं उसे हम बोनाफाइड कहते हैं। ये इंटेंशन से रिलेटेड बात हो रही होती है आमतौर पर। 3 जगह ये लफ्ज आपकी बुक में आपने यूज किया है, ठीक है, नेक नियति से, उसको उर्दू में अगर मैं करूं तो नेक नियति से 3 जगह ये टर्म आपने यूज की है। एक तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने किया कि जब था कि जी पेमेंट अगर किसी ने कर दी, द पेमेंट मेड शुड बी बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए पेमेंट की हो, यानी उसका कोई बेनिफिट अटैच हो उस ट्रांजैक्शन में, और बोनाफाइड व्यू नेक नियति से पेमेंट की हो, दूसरे को फंसाने के लिए ना की हो, नेक नियति से, बोनाफाइड, डिसऑनेस्टी बीच में शामिल ना हो। एक तो यहां ये टर्म यूज हुई थी। फिर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो चैप्टर 10 वहां इस्तेमाल हुई थी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स में हमने कहा था कि बोनाफाइड, होल्डर इन ड्यू कोर्स इज द पर्सन हु एक्वायर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बोनाफाइड। 2 जगह आ गई। आपकी पूरी बुक का एनालिसिस मैंने करके ये सारा कुछ थोड़ा सा वर्क आपके लिए किया ताकि आसान हो जाए आप लोगों के लिए। और फिर पेमेंट इन ड्यू कोर्स के अंदर भी ये टर्म यूज हुई है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। ये 3 टर्म में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, होल्डर इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स में लफ्ज टर्म बोनाफाइड यूज हुई है। और इसका क्या मतलब है? ऑनेस्टली, विदाउट फ्रॉड, विदाउट डिसऑनेस्टी, मीन्स नेक नियति से। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जनाब, तो नेक्स्ट टर्म आ गई है पेरोल। पेरोल क्या होता है कि कोई कैदी, मुजरिम, कैदी, ये टर्म आपने यूज की थी वहां लॉ के अंदर जब हम पढ़ रहे थे ना कि हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तुमने कहा था जो शख्स कैद में है उसके कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है ना। यानी किसी को जेल में डाल के आप उससे कोई मनवा लें तो बेचारे उसकी तो फ्री विल नहीं ना होगी उसकी उस वक्त। तो ये आ रहा था कि ये लोग उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक कैदी जेल में जब मौजूद है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ओके। लेकिन इसकी एक्सेप्शन थी कि नहीं, लेकिन जब वो पेरोल पर रिहा हो जाए, पेरोल का मतलब क्या, टेम्परेरीली कोई मसला हो गया, कोर्ट ने कहा ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर कोई हेल्थ का इशू हो गया, अब आप इसे सियासी तरफ ना लेकर जाएं, बगैर सियासी गुफ्तगू की कोशिश कर लेते हैं कि कंक्लूड हो जाए हमारी बात, ठीक है ना। तो पेरोल पर मुजरिम बाहर आया, जब वो पेरोल पर है तो फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना, क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर जेलर का और उसके ऊपर जो जिसके पास वो कैद है उसका प्रेशर नहीं है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई थी। A victim while under prison is incapable of contracting, but this disability comes to an end after the expiry of the sentence, या तो वो रिहा हो जाए और when he is on payroll। यहाँ ये टर्म यूज हुई है। अच्छा जनाब अली, पारी पासो, एक टर्म यूज हो रही है पारी पासो। इसका क्या मतलब है? ऑन इक्वल फुटिंग, बराबर राइट्स, ठीक है ना, इक्वल रैंकिंग। ये आमतौर पर हम शेयर्स वगैरह में बात कर रहे होते हैं कि आप 2 क्लास ऑफ शेयर आपने इशू किए हैं तो ये पारी पासू हैं, यानी इनके किसी एंगल से दोनों के राइट्स बराबर हैं, यानी दोनों वोट एक एक डालेंगे, तो ये पारी पासू हैं। या डिविडेंड के एंगल से पारी पासू हो सकते हैं, तो ये टर्म भी हमें आनी चाहिए, इक्वल पारी पासू, ठीक है। सुप्रा, एक टर्म इस्तेमाल हो रही है सुप्रा। सुप्रा का क्या मतलब होता है? अबव, एज मेंशन्ड अबव। ये आमतौर पर जब हम लीगल लिख रहे होते हैं ना, कोई हमने लॉ पहले ऊपर बयान किया है, अगर आप वीडियो मेरी वो देखें दोबारा यूट्यूब पर आई कैप इसमें राइज के चैनल पर ही देख लीजिए, मेरे फेसबुक पेज पर देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टूडियो उसमें देख लीजिए, आपको सारी जगह मिल जाएगी।
वहाँ भी हमने बात कही थी जब हम आपको वो समझा रहे थे कि केस स्टडी डिज़ाइन कैसे करनी है, केस स्टडी को ड्राफ्ट कैसे करते हैं। जो बच्चे इस अटेम्प्ट में जा रहे हैं वो लाजमी इस बात को, एक छोटी सी टेक्निक को वहाँ पर इरैक मेथड को ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू करें आप लोग। वहाँ भी हमने बात टर्म यूज़ की थी कि अगर हमने पहले लॉ को कहीं बयान किया हुआ है तो बार बार लॉ बयान करने की बजाय लफ्ज़ हम सुप्रा यूज़ कर देते हैं, एज मैंशन सुप्रा, ठीक है। यूज इन साइटेशन टू रेफर टू अ प्रीवियस साइटेड सोर्स। कोई आपका सोर्स पहले लिखा हुआ आपने कॉन्ट्रैक्ट में, आप आमतौर पे होता था ना, केस स्टडी आती थी, आप पहले लॉ को लिखते थे, फिर केस पर अप्लाई करते थे, फिर कहते थे जो ऊपर सिनेरियो आ रहा है उसके मुताबिक ऐसा करना चाहिए, तो वहाँ सुप्रा का ये टर्म इस्तेमाल करते हैं आप। अच्छा जी, अच्छा एक बात और मैं आपको समझाऊं। आईकैप ने एक थोड़ी सी एक पिच सेट की है पिछले 2 अटेम्प्ट्स के अंदर ना, वो टर्म्स को पूछ रहा है बाकायदा, उसने एमसीक्यूज में भी पूछना शुरू कर दिया, इधर उधर भी पूछना शुरू कर दिया, हत्या कि उसने ऐसी टर्म भी पूछनी शुरू कर दी हैं जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई हैं। इसीलिए मैंने रिलेटेड जितना मेरे इल्म के मुताबिक जो जिन जिन टर्म्स का आपको नॉलेज होना चाहिए मैंने यहाँ वो सारी लिखी है, ठीक है ना। यानी ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसी टर्म की वजह से कह रहा हूँ, क्वाइड प्रो को, प्रोवाइडिंग समथिंग इन एक्सचेंज और रिटर्न ऑफ समथिंग। अब बहुत सारी टर्म मैंने पीछे, यानी हर वो टर्म जिसका मैंने आपको रेफरेंस नहीं दिया कि आईकैप की बुक में कहाँ इस्तेमाल हुई है, इसका मतलब है वो लफ्ज़ बुक में इस्तेमाल नहीं हुआ। अब ये टर्म भी आप ढूंढें अपने आईकैप के टेक्स्ट में तो ये अवेलेबल नहीं है, ये नहीं इस्तेमाल हुई। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी ना कि आज जो टर्म आईकैप ने अपने स्टडी टेक्स्ट में नहीं यूज़ की तो फिर वो पूछेगा भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये उसने पूछ लिया एक एमसीक्यूज की शक्ल में। द टर्म क्वाइड प्रो क्यू मीन्स, ये उसने एमसीक्यूज डाला आपसे, वेयर एज दिस टर्म इज नॉट मैंशनड और रिटन इन आईकैप स्टडी टेक्स्ट। इसका मतलब है हमें अलाइड छोटी छोटी सी टर्म्स को सीखना चाहिए था, टीचर्स को भी बताना है, मेरी एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इन टर्म्स को बताता। तो जनाब ये वही हम पूरी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इन एक्सचेंज ऑफ, इन रिटर्न, ये क्या लफ्ज़ है जी, ओनस प्रोबेंडी। ओनस प्रोबेंडी का मतलब होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी किसने साबित करना है। होता ना जब अदालत में कोई केस जाता है तो साबित किसने करना है। मसलन एक शख्स पे इल्ज़ाम लगा कि इसने करप्शन किया है, तो क्या इल्ज़ाम लगाने वाले ने साबित करना है या जिस पर इल्ज़ाम लगा है उसने साबित करना है। जिसने साबित करना हम कहते हैं इसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसको हम क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ओनस प्रोबेंडे। अच्छा जी, ये चलें दो टर्म, डी फैक्टो, डी फैक्टो एंड डी ज्योर, ये 2 टर्म हम यूज़ करते हैं। डी फैक्टो, डी ज्योर। डी फैक्टो का मतलब होता है इन फैक्ट, हकीकत में, और डी ज्योर का मतलब होता है बाई लॉ, हकीकत में क्या है, यानी ग्राउंड रियलिटी क्या है, रियल सिनेरियो में क्या है, और एज पर बुक यानी एज पर लॉ क्या है। अच्छा, अगर ये नहीं आपको टर्म नहीं समझ आ रही, मैं एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा, अभी 1 सेकंड में आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी, ठीक है ना। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। हमारी कंट्री में असल पावर का महवर कौन है, डी फैक्टो, हकीकत में जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो हकीकी पावर उसके पास हमें नजर आती है, ऐसे ही है ना। और अगर हम एज पर लॉ देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है कि जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर है जनाब। तो ये एक ही पिक्चर से आपको दोनों बातें समझ आ जाएगी कि डी फैक्टो पावर्स किसके पास हैं और डी ज्योर पावर किसके पास है। तो डी फैक्टो का मतलब होता है हकीकत में क्या हो रहा है, और डी ज्योर का मतलब है एज पर लॉ क्या हो रहा है। इंटर एलिया, इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर, यानी दूसरों के साथ, ये भी इंटर एलिया, अमंग अदर। आपको 2-3 बातें कह रहे हैं, आप कहते हैं जी पार्टनरशिप को, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या कहते हैं, आप कहते हैं जी ना अमंग अदर, यानी इंटर एलिया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी एक ज़रूरी है, यानी दूसरों के साथ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी ज़रूरी है, दूसरों के दरमियान, इंटर एलिया। इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जिस्टा। अच्छा, सम टाइम आपको ये ना पढ़ने आ रहे हो ना तो कोई बात नहीं, गूगल करके वहाँ से आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लें, ज़रूरत भी कोई नहीं है वैसे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़
नो एक्सक्यूज। ये कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था आपने, जब फॉरेन और उसको हमने देखा था, और हमने कहा था ये वाला जो फिक्रा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये लोकल लॉज के लिए है। यानी जब मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान के किसी कानून के बारे में मैं ये कहूँ कि इसकी तो मुझे इल्म नहीं था, तो लॉ कहता है भाई ये बात तो हम सुनने के लिए नहीं बैठे। लेकिन यूके के किसी कानून के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात आपने वहाँ डिटेल में पढ़ी हुई है। ओके जनाब, तो ये वो टर्म्स हैं जिन्हें आपको समझना है, जिन्हें आपको याद करना है, और आप ये एक्सपेक्ट करें कि कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक आधी टर्म आपके पेपर में ज़रूर आ जाएगी। लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से एग्जामिनर जो है वो इसके ऊपर फोकस किए हुए है कि आपको लीगल टर्म्स का थोड़ा सा इल्म हो। तो जनाब आप इससे भी लर्न कर सकते हैं, इस सारी सिचुएशन को लर्न कर सकते हैं। इन्हीं को नोट कर लीजिए साथ ही, ताकि यही 10, 12, 15 टर्म्स हैं जिनको आपको लेकर चलना है जनाब। तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए जी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम जी। थैंक यू वेरी मच।